टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। ओके, तो पूर्णिमा ने हैंड रेज किया। यस पूर्णिमा, बताइए क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? The algebraic expression includes the four mathematical operations, a constant and variable. फिर से बोलो एक बार। Sir, algebraic expressions include four mathematical operation: addition, subtraction, division, and multiplication, and constant and variable. Okay, great, very good पूर्णिमा, very good. So it includes, जो उन्होंने बोला वही बोलेंगे, includes mathematical operators, अब उस ऑपरेटर्स में क्या क्या होंगे? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, और इसी के साथ साथ कांस्टेंट्स भी रहेंगे एंड वेरिएबल्स भी रहेंगे, राइट? मैं अब इसका एक एग्जांपल लिखता हूं। यस अप्रमेय, आप ये सब देखो, सुनो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आपको पता है कि क्लास के बाद मैं इसकी फाइल भी आप लोगों के ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने ये पूछा पूर्णिमा से, ठीक है ना? दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट में साथ ही साथ लिखना भी शुरू कर सकते हो, ठीक है? साथ में आप लिखना भी शुरू कर सकते हो। अगर मान लो कि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं और आपका कोई चीज छूट जाता है, तो आप मुझे उस टाइम पे बोलना, या फिर क्लास के बाद जो मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूं ना, ये जो लिखा हुआ पीडीएफ जो बनता है, उसको डाउनलोड करके भी आप वहां से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो अब देखो ये इसके एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना? इसका एग्जांपल देते हैं। तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा 7x प्लस 5y। अब अगर आप यहां देखोगे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा दिख रहा है? यहां पे हमको मैथमेटिकल ऑपरेटर दिख रहा है, मैथ्स ऑपरेटर दिख रहा है प्लस साइन, राइट? मैथ्स ऑपरेटर दिख रहा है प्लस साइन। हमको कांस्टेंट्स में क्या क्या दिख रहा है? हमको कांस्टेंट में दिख रहा है, कांस्टेंट में दिख रहा है 7 एंड 5। फिर हमको वेरिएबल्स में क्या दिख रहा है भाई? हमको वेरिएबल्स में, ये क्लास 7th का ही पार्ट है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स में क्या दिख रहा है? एक्स और वाई। तो जैसे पूर्णिमा ने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, और वो टर्म्स किससे जुड़े हुए रहते हैं? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े हुए रहते हैं। और वो टर्म्स किससे बनते हैं? तो टर्म्स बनते हैं कांस्टेंट से और वेरिएबल से। टर्म बनते हैं कांस्टेंट से और वेरिएबल से, ठीक है ना? तो इसको अगर यहां पे लिखे तो टर्म होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है ना? ये हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं टर्म्स, ओके? और ये बीच में कौन सा साइन दिख रहा है मेरे को? बीच में प्लस का साइन दिख रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ो फिर। यस उज्जवल, पूछिए उज्जवल, क्या पूछना आपको? हाँ अमृत, पूछो क्या पूछना आपको? सर अभी ऊपर मत कीजिएगा, सर लिख रहे हैं। चलो सबको जल्दी लिखो इसको, ठीक है ना? जल्दी लिखो। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है? So the only important thing right now, what are algebraic expressions? So algebraic expressions में terms बनते हैं,
टर्म्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से टर्म बनते हैं और वो मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेटेड होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। डन, आगे बढ़ू। अमृत सागर हो गया, आगे बढ़ो फिर। नो सर, थोड़ा सा लास्ट। आई होप बाकी स्टूडेंट्स ने भी नोट कर लिया है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ। तो अभी ना हमको सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है तो उसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके, तो देखो अगर यहाँ पे मैंने 5x टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म है 5x, तो अब इस 5x वाले टर्म में 5x वाले टर्म में, हाँ अमृत साथ में नोट भी करते रहो, 5x वाले टर्म में x मेरा वेरिएबल हो जाएगा और 5 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5x के जगह पे मान लो -7y होता तो y मेरा वेरिएबल हो जाता और -7 मेरा कांस्टेंट हो जाता, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10xy लिखा हुआ है, 10xy लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x और y मेरे वेरिएबल्स हो जाते, x और y मेरे वेरिएबल्स हो जाते और 10 मेरा कांस्टेंट हो जाता, राइट। ये तो बेसिक मतलब क्लास 7 की चीजें हैं। अगर 5x टर्म है तो उसमें x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है। अगर -7y मेरा टर्म है तो उसमें y वेरिएबल है, -7 कांस्टेंट है। अगर 10xy मेरा टर्म है तो उसमें x और y मेरे वेरिएबल हो जाएंगे और 10 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और 10 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसको देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए 2x + 3y + 4z, तो इसमें टोटल 2x + 3y - 4z, तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, चैट में बताओ इसमें कितने टर्म्स है। यहाँ पे आपको इजीली 3 टर्म्स देखने को मिल रहे होंगे, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि टर्म 1 उसमें वेरिएबल क्या है, टर्म 1 में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, टर्म 1 में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या करोगे। यस अमृत। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। अमृत आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो है, तो मैं आपको क्लास के बाद ये फाइल दे सर दूंगा, बस थोड़ा रिकॉर्डिंग था। भी दे दूंगा, ठीक है। आप उस टाइम पे जो भी बच जाता है आपसे लिखने का, आप उस टाइम पे लिख लीजिएगा, क्योंकि बाकी क्लासेस लिख पा रही है, आपका स्पीड बहुत स्लो है, तो एक के लिए मैं इतना टाइम नहीं रुक पाऊंगा। फिर ऑनलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन में बनता है, बट ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर 2 मिनट के लिए साइलेंस होती है तो फिर वो बोरिंग लग जाता है लोगों को, ठीक है। तो आप लिखो जितना हो सके अपने बेस्ट ऑफ स्पीड पे, अगर कुछ बच जाता है तो यही फाइल आपको क्लास के बाद आपके ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, तो आप उसको फिर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, वो बेटर होगा पूरी क्लास के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कांस्टेंट वेरिएबल का, तो टर्म 1 में मेरा वेरिएबल हो जाएगा क्या, टर्म 1 में मेरा वेरिएबल हो जाएगा x और कांस्टेंट हो जाएगा क्या, तो कांस्टेंट हो जाएगा मेरा, अगर आप देखोगे ये मेरा टर्म 1 है तो 2x में x मेरा वेरिएबल हो जाएगा, 2 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं टर्म 2 छोड़ो, टर्म 2 तो सब बता दोगे, टर्म 3, अगर मैं टर्म 3 की बात करूं तो अब यहाँ पे चैट में जल्दी बताओ तो टर्म 3 में
वेरिएबल क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा, सबको ही बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, वेरिएबल क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। हरी अप एवरीवन, चैट बॉक्स में बताओ। प्रिंस कांस्टेंट गलत लिखे हो, पीयूष कांस्टेंट गलत लिखे हो, मयंक गलत, अमृत सागर बताओ यहाँ पे इस टर्म में हमारा वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। सर हम चैट में लिखे हैं, रिपीट करिए ना सर, नहीं चैट में क्या लिखे हो, रिपीट। मैं पूछ रहा हूं कि टर्म थ्री Yes. यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें आपको वेरिएबल क्या, ये एक्सप्रेशन है मेरा, इस सर एक्सप्रेशन में टर्म थ्री में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, बोलो। क्या हो गया बताओ। सर समझ में नहीं आया। यस उज्जवल, क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्रेशन है 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, एक 2x वाला टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो जैसे कि मैंने पहला टर्म पिक किया 2x, इस 2x वाले टर्म में वेरिएबल मेरा x हो गया और कांस्टेंट मेरा 2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं टर्म 2 की बात करता, ठीक है, टर्म 3 से पहले मान लो कि मैं टर्म 2 लिख रहा हूं, यहां टर्म 2 की बात करता, तो टर्म 2 में मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है y, और मेरा कांस्टेंट क्या है, मेरा कांस्टेंट है जो उसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो उसके साथ मल्टीप्लाइड है 3। अब इंपॉर्टेंट चीज ना, यहां पे मैं क्यों टर्म 3 पे फोकस करना चाहता हूं, वेरिएबल सबको ही सही देखते हैं, वेरिएबल सबको दिख रहा है कि वो z है। कांस्टेंट में कुछ लोगों का आंसर है 4, तो कुछ लोगों का आंसर है -4, राइट। क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो यहां पे कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक वेरिएबल के साथ, या ये बोलूं एक टर्म के आगे माइनस का साइन दिखता है, तो आपको उस माइनस के साइन को कंसीडर करना होता है। अगर आपको एक टर्म के साथ माइनस का साइन दिखता है तो हम उसमें माइनस के साइन को कंसीडर करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि पहला टर्म में 2x के आगे प्लस लगा हुआ था, एक तरीके से प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए यहां पे कांस्टेंट हमको क्या मिला, यहां पे कांस्टेंट हमको 2 मिला, इसीलिए यहां पे कांस्टेंट हमको 2 मिला, ठीक है। लेकिन जब, और सेकेंड टर्म में 3y था, +3y कहने के लिए, तो +3y में वेरिएबल मेरा y हो गया और कांस्टेंट मेरा +3 हो गया। थर्ड टर्म में वेरिएबल मेरा z है और कांस्टेंट होगा मेरा -z, कांस्टेंट होगा मेरा -z। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो माइनस का साइन होता है इसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं। अगर किसी टर्म में हमको माइनस का साइन दिख रहा है तो उस केस में हम उसको जरूर हमेशा कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यस पूर्णिमा, यस आदित्य, क्या पूछना आपको। No, sir, as I just want to tell the answer. ओके ओके, अमृत क्लियर है अभी। यस सर। ओके, सो आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज समझ लिया होगा कि जब हम लोग, जब ये वाला केस था -7y वाला केस था, तो -7y में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वेरिएबल है मेरा y और कांस्टेंट है मेरा -7।
तो ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हमको -4z देखने को मिला, तो -4z में जो मेरा तीसरा टर्म हो गया, तो वहां पे मेरा वेरिएबल z होगा और मेरा कांस्टेंट होगा -4, ठीक है ना। बहुत लोग इसको गलती सोच लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इस चीज को बताया। तो जैसे कि हमने क्लास शुरू किया और हमें पूर्णिमा ने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, राइट। अब हमको अगला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, वो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। वो अगला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशंस होता है, कोई बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट आर अलजेब्रिक इक्वेशंस? एनीवन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो बात हो गया था। अनय, यस अनय बताओ। Sir, calculations with terms. Calculation with terms? No, not exactly correct. Anyone else? पूर्णिमा ने हैंड रेस किया है, बट वो बता चुकी है, तो इसलिए मैं अभी उसे अवॉइड कर रहा हूं। और कोई एक्सेप्ट पूर्णिमा? और कोई? इरम, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है इरम? बताओ। गोलू, फोकस आंसर पे होना चाहिए, वीडियो ऑन ऑफ पे नहीं, ठीक है। यस अभी। सर जहाँ आरएचएस और एलएचएस दोनों हो। आरएचएस और एलएचएस दोनों हो। अच्छा, आरएचएस और एलएचएस किसके साथ, किसके साइड में होते हैं? सर लेफ्ट हैंड साइड मतलब एलएचएस, राइट हैंड मेरे साइड को पता आरएचएस है किसके किसके लेफ्ट हैंड साइड में, इज किसके राइट इक्वल हैंड टू साइड के। में। एग्जैक्टली। तो गाइस, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हो व्हेन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, when an algebraic expression is equal to 0, when an algebraic equation is equal to 0 या equate कर देते हो 0 के बराबर, then it is called an algebraic equation, ठीक है ना। अब वो चाहे तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 5 भी हो सकता है। तो यहां आप ऐसा लिख सकते हो, इधर ये लिख लो, इक्वल टू 0 और अ कांस्टेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि ये 2x + 3y - 4z लिखा हुआ था ना, ये क्या था? 2x + 3y - 4z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब अगर हम 2x + 3y - 4z को, अगर हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, या फिर हमने इक्वल टू 0 को जगह पे हमने कोई कांस्टेंट लगा दिया, इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये अब बन जाएगा अलजेब्रिक, ये अब बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये अब बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। हाँ गोलू, पूछो क्या पूछना है। सर यहाँ पे 0 के बाद क्या लिखना है? 0/कांस्टेंट लिखा हुआ है। सर उसके बाद पूरा बता दीजिए। When an algebraic expression is equal to 0 और कांस्टेंट, जब एक algebraic expression को आप 0 के बराबर करते हो या किसी कांस्टेंट के बराबर करते हो, then it is called an algebraic expression। उसके बाद लिखा हुआ है then it is called an algebraic equation, तब उसको algebraic equation बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, पिछला स्लाइड में हमने 2x + 3y - 4z में हम टर्म करके देख रहे थे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उस टर्म को या तो इक्वल टू 0 कर दिया या फिर इक्वल टू 5 हो गया। तो जो अभी आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना, अब इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलते, अब हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
आगे बढ़े फिर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस पूर्णिमा। सर डिफिनीशन में algebraic या सिर्फ when an expression is equal to 0? क्या फिर से बोलो। सर डिफिनीशन में when an algebraic expression की जगह when an expression is equal to 0 then it is called algebraic equation. हाँ कह सकते हो। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आप सिंपल एक्सप्रेशन बोलोगे तो भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मीन करेगा, ठीक है। वो उसके इसमें भी तो वही मीन करेगा ना। अल्टीमेटली जब आप एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करते हो तब वो इक्वेशन बनता है। सिद्धि ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स भी नोट डाउन करने चाहिए। एग्जांपल्स नोट डाउन करोगे तभी ना आपको समझ में आएगा। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी स्टेटमेंट का एग्जांपल है नीचे, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? अप्रमेय पूछ रहा है सर हाउ द आंसर इज 0 और 5। अप्रमेय इट्स नॉट द आंसर यार, इट्स नॉट द आंसर। दिस वाज एन एक्सप्रेशन, राइट? 2x plus 3y minus 4 that is an expression। मैंने बस उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दो। मैं कह रहा हूं आपसे अगर कोई पूछेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या अंतर है, उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब एक एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 करते हैं तब वो इक्वेशन बनता है। जब एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 या इक्वल टू कांस्टेंट किया जाता है तब वो एक्सप्रेशन बनता है। सॉल्व करके तो वैल्यू हम बाद में निकालते हैं, सॉल्व करके वैल्यू तो हम बाद में निकालते हैं, ठीक है। यस आदित्य। सर एक बार फिर से अलजेब्रिक इक्वेशन का सर डिफिनेशन सर वो रिपीट कर दीजिए सर। देखो आपको सिंपली आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ, पहले एक्सप्रेशन बताओ सर 8x 8x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस और नो? देखिए आपने जो 8x बोला, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो क्या इसमें कांस्टेंट है? यस सर। कांस्टेंट है, राइट। 8 हमको कांस्टेंट दिख रहा है। क्या इसमें वेरिएबल है? यस सर। वेरिएबल दिख रहा है x। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे कि जो टर्म बनता है वो टर्म कैसे बनता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है। तो कहने के लिए यहाँ पे वो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके एक टर्म भी बना रहे हैं। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये सर इक्वेशन में सर इक्वेशन में क्या होगा सर? इक्वेशन जब होगा ना तो इसी चीज को जब आपने 8x को इज इक्वल टू समथिंग कर दिया, 8x को जब आपने इज इक्वल टू समथिंग, हो सकता है इट इज इक्वल टू 0 कर दिया, या फिर आपने दिस इज इक्वल टू 5 कर दिया, मान लो कोई कांस्टेंट, या फिर आपने इसको एक नेगेटिव कांस्टेंट भी कर दिया। ओके सर ओके। ठीक है, अब ये चीज क्या हो जाएगी? अब ये चीज हो जाएगी इक्वेशन। मतलब इक्वेशन कह सकते हो कि एक्सप्रेशन में हमको इक्वल टू का साइन नहीं दिखता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं दिखता, इक्वेशन में हमको इक्वल टू का साइन दिखता है। अब वही इक्वेशन, हाँ, अब वही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को हम LHS बोलते हैं, और इक्वेशन के राइट में जो भी लिखा हुआ रहता है उसको RHS बोलते हैं, ठीक है। सर जो लेफ्ट पार्ट में लिखा रहता है उसे LHS और जो राइट में लिखा रहता है वो RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके सर। तो आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स को अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में अंतर क्या है ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अभी टॉपिक का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन पे क्यों फोकस करवाया? क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में आप जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, शुभम ने हैंड रेज किया है, ये शुभम क्या पूछना है आपको? प्लीज पीछे वाला स्लाइड आ दीजिए सर, थोड़ा सा बचा है सर। आदित्य कुछ पूछना है आपको?
सर ऊपर ही करने के लिए बोलना था। अच्छा, कुछ चीजें अगर रह जाती है ना नोट करने के लिए तो टेंशन मत लीजिए, क्लास के बाद जो फाइल मिलेगा आप उसके हेल्प से इजीली कर पाओगे। ओके, आई बिलीव डन। फिर आगे बढ़ू। चलो नाउ अब ध्यान से सुनो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पे पहले बात करते हैं। अब इक्वेशन तो आपको पता है कि इक्वल टू का साइन होगा तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। अब लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? ये जो लीनियर वर्ड है ना यहाँ पे, ये लीनियर वर्ड से आपको ये पता चलना चाहिए कि पावर ऑन द वेरिएबल इज 1। लीनियर वर्ड से क्या पता चलना चाहिए? पावर ऑन द वेरिएबल इज 1, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, मैंने लिखा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब इस एग्जांपल में अगर आप रियलाइज करोगे तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, हमारे पास दो टर्म्स हैं। उसमें से जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है x, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है x। अच्छा, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है x एंड पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो ये सेकेंड टर्म में हमारे पास वेरिएबल क्या दिख रहा है हमको? वेरिएबल दिख रहा है अगेन 1, और सॉरी वेरिएबल दिख रहा था इस बार y, और वेरिएबल का ऊपर पावर क्या दिख रहा है? तो पावर दिख रहा है 1। मैंने आपको अभी क्या बोला? मैंने बोला कि लीनियर मतलब क्या? पावर ऑन द वेरिएबल इज 1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिखा, उसके ऊपर भी पावर 1 है, यहाँ पे एक वेरिएबल दिखा, उसके ऊपर भी पावर 1 है। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया? ये बन गया एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उस हिसाब से ये बन गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर 2x plus 3y is a linear polynomial. अब इसी को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, सॉरी एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन बना देते हैं। इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स एन इक्वेशन। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है एंड इक्वेशन यस आदित्य, सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए सर, दिखना था। बस इतना ही लिखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिखेगा वो पावर 1 दिखेगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 2x minus 3y is equal to 0। इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स थे। अच्छा, इक्वल टू का साइन दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये इक्वेशन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म दिख रहे थे, एक टर्म था 2x, दूसरा था minus 3y प्लस 3y। अब 2x में x दिख रहा है वेरिएबल, उसके ऊपर पावर 1 है, 3y में y दिख रहा है मेरे को, उसके ऊपर पावर 1 है, तो ही जाकर हम इसको बोल पाए कि ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ। यस आदित्य कुमार, पूछिए। ओके सर, यही पूछना था। अच्छा, उज्जवल क्या सर पूछना वहाँ आपको? 2x plus 3
3y इक्वल टू 0 लिखे हैं, उसके बाद सर क्या एक लिखे बार हैं? और एक्सप्लेन कर दीजिए तो लीनियर इक्वेशन को। अच्छा, सर सो लीनियर इक्वेशन सुनो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानोगे? तो आपको जब भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है, आपको वेरिएबल दिख रहा होगा और उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर पावर 1 ही होगा तभी जाकर आप बोल पाओगे कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। इसीलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था 2x + 3y = 0। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल दिखा x और y, x के ऊपर भी पावर 1 है और y के ऊपर भी पावर 1 है, तभी हम पहचान पाए कि ये एक लीनियर इक्वेशन बुलाएगा। ठीक है, क्लियर है उज्जवल? और किसी को कुछ पूछना है? अभिराज? ये सर पूछना था कि इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद जरूरी थोड़ी ना है कि सर कांस्टेंट ही हो, वो तो वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट जनरली क्या है ना कि जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, जब चैप्टर शुरू होता है या लास्ट ईयर भी जब आप पढ़े होगे इसका डिफरेंस, तो उसका स्टार्टिंग में बस इतना ही बोला जाता है कि इक्वल टू के बाद जनरली हम कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, बट बिल्कुल हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे 2x + 3y = 0 है, इसका राइट हैंड साइड में वहां पे हमने 5x + 10y रख दिया, तो भी वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ इतना है कि बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ओके, तो आई बिलीव ये सबको डाउट क्लियर हो गया होगा, या जो भी डाउट से हो गए क्लियर? और कुछ पूछना आदित्य कुमार आपको? हो गया। ओके, सर वहाँ 2x + 3y = 0 के बाद क्या लिखे हैं? उसके बाद तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ हो नो सर, नीचे। नीचे? क्या लिखा हुआ इधर? ये मैं सर दिखा सो रहा हूँ 2x + 3y = 0। हाँ, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये इज अगर आपको नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन हम कैसे बता पाए? क्योंकि हमने देखा कि इसमें जहां जहां वेरिएबल था उस पर पावर 1 दिख रहा था। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं आगे बात। अब हमको समझना है कि टॉपिक में, अच्छा हमको यहाँ पे कितना वेरिएबल दिख रहा था इस इक्वेशन में? कितना वेरिएबल दिख रहा था? 2 वेरिएबल दिख रहा था ना, एक x दिख रहा था और एक y दिख रहा था, तो इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको बोला जाएगा इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए हमको जनरली जब बोला जाएगा ना कि सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होने वाला है, तो हम बोलेंगे कि यहां पे पहली चीज we will have only one variable in the equation. We will have only one variable in the equation. इक्वेशन में हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा, ये पहला चीज है। ठीक है, दूसरा, और लीनियर होने के लिए पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1। पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। ठीक है, शुड बी 1, तभी जाकर हम उसको लीनियर बोल सकते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज आता है। पहला लीनियर है, दूसरा इक्वेशन और तीसरा है 1 वेरिएबल। तो इक्वेशन मतलब कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, लीनियर मतलब कि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होना चाहिए। अब 1 वेरिएबल का मतलब कि उस इक्वेशन में या तो वेरिएबल में सिर्फ x ही दिख रहा है या फिर सिर्फ y ही दिख रहा है। ठीक है ना? इसमें 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस रखना है, पहला लीनियर, दूसरा इक्वेशन और तीसरा 1 वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब है वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होगा, और 1 वेरिएबल मतलब उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ हमको एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखता हूं। एग्जांपल्स हो गए हमारे 2x + 5 = 7,
2x + 5 = 7। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन बन गया, तो उस हिसाब से ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है x। तीसरी चीज वेरिएबल का पावर हो गया 1, तो वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो ये क्या हो गया, उस हिसाब से ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अनय ने एक क्वेश्चन पूछा है कि 3ab + 2cd = 12। अनय, इसके ऊपर हम वैसे थोड़ा देर बाद में मेरा प्लान था 3ab + 2cd = 12। अनय, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स। तो अभी क्या है ना कि ये अभी आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। निर्भय 3x - 7 = 12 सॉल्व करोगे, x का वैल्यू 19/3 आएगा। ओके, तो आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मैं देखो क्वेश्चन तो थोड़ा बाद में आएगा, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे सारे क्वेश्चन में किस तरीके का एक्सप्रेशन है, किस तरीके के टर्म्स मेरे को देखने को मिलेंगे। तो मुझे मिलेगा इक्वेशन होगा, मतलब इक्वल टू का साइन होगा, मुझे एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दिखेगा, मतलब अगर उस क्वेश्चन में कहीं x दिख गया तो अब मुझे वेरिएबल के फॉर्म में सिर्फ x ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और लीनियर का मतलब हुआ कि अगर x दिखा है वेरिएबल में तो उसके ऊपर का पावर होगा 1, उसके ऊपर का पावर होगा 1। अभिराज पूछ रहा है व्हाट द इक्वेशन विल बी कॉल्ड व्हेन द पावर इज मोर देन 1। अभिराज, वो ना पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक होता है, उसमें हम बात करते हैं जब पावर 2 होता है तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है, पावर 3 होता है तो क्यूबिक बोला जाता है। बट वो चीज अभी हमें जानने की जरूरत यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, अभी इस चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है, जिस चैप्टर में पढ़ेगा फिर उधर हम बात कर लेंगे। यस गोलू, क्या पूछना है आपको? सर आप जैसे लिख रहे हैं फेयर कॉपी में वैसे ही लिखना है। हाँ यस सर। अभी तो देखो यार, आप अभी कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी मेरा क्लास सुनते हैं, ये फाइल देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का नोट्स लिखते हैं, क्लास खत्म होने के बाद ये वाली फाइल डाउनलोड करके और खुद से बुक से पढ़ के दोनों को मिला के वो अपना नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सत्यम, आज क्विज नहीं होगा, आज पहले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस होंगे। हाउ टू सॉल्व, क्या हो गया आदित्य? थोड़ा सा बैक कर दीजिए ना सर, बस थोड़ा सा बचा था सर। थोड़ा सा, ऑलरेडी हम इस पे स्लाइड पे बहुत देर थे, ज्यादा नहीं था। स्पीड बिल्डअप करो, या कुछ मिस आउट हो जाता है तो फिर क्लास के बाद फाइल डाउनलोड करके लिखो। आपको समझना पड़ेगा कि क्लास में अगर 30 में से 2 लोग 3 लोग पीछे रह जा रहे हैं तो मुझे बाकी 27 को देख के चलना पड़ेगा। ओके सर। यस आदित्य कुमार। सर ये सेकंड एग्जांपल नोट करेंगे? यार एक बात बताओ, मैंने ये एग्जाम्पल अगर आप नोट करोगे तो क्या आपके मन में अगर कोई डाउट आएगा? हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये डाउट आया होगा देख के कि हाँ यहाँ पे भी तो वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें तो आपका डाउट क्लियर करेगी ना जब आप घर पे पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली नोट करोगे। मैं कोई भी चीज अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिख रहा हूँ। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। और अब इसमें बात करते हैं हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्व का मतलब यहाँ पे क्या है।
तो स्टेप 1, अब मान लो कि मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना, और मुझे बोला गया है सॉल्व दिस, मुझे बोला गया है सॉल्व दिस। तो देखो गाइस, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंडिंग, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, इसको सॉल्व करने का मतलब है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ सब कुछ सुनो इसको, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फॉर विच LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब कि यहाँ पे x का एक ऐसा वैल्यू रखना है जिसके कारण LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन का सेम हो जाए, उस x का वैल्यू को बोला जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसको बोला जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसको समझना है और अच्छे से, तो हम क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू मान लीजिए कि हमने रखा 1, हमने x का वैल्यू रखा है 1, तो जब आपने x का वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, तो LHS कितना होगा, LHS हो जाएगा 2 into 1 minus 5, राइट। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिख रहा है, 2x minus 5 दिख रहा है, तो x की जगह पे 1 रखे तो ये कितना हो गया, 2 into 1 minus 5 हो गया, तो ये 2 minus 5 कितना हो गया, उस हिसाब से ये हो गया -3। RHS कितना हुआ, RHS तो ऑलरेडी 13 दिया हुआ है। अब आपको क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू रखने के बाद मेरा LHS का वैल्यू है -3, जबकि RHS हो गया 13, और LHS और RHS सेम नहीं है, since LHS is not equal to RHS here, therefore so x is equal to 1 is not a solution, x is equal to 1 is not a solution, ठीक है। अप्रमय कह रहा है x का वैल्यू 9, अप्रमय अगर आप x का वैल्यू 9 रखते हो, रख के देखो ये कितना हो जाएगा, 2 into 9 minus 5, 2 into 9 18, 18 minus 5 13, तो 13 और राइट हैंड साइड में भी 13 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे x का वैल्यू 9 रखोगे, जब आप यहाँ पे x का वैल्यू 9 रखते हो, तो अब हमारा LHS क्या हो गया, अब हमारा LHS हो गया 2 into 9 minus 5, क्योंकि x की जगह 9 रखे हैं, तो 2x था तो 2 into 9 हो गया, तो 18 minus 5 13 हो गया, और हमारा RHS भी पहले से कितना था, RHS भी 13 था। अब क्योंकि मेरा LHS और RHS सेम हो रहा है, कब सेम हुआ, फॉर x is equal to 9, therefore x is equal to 9 is a solution, ठीक है। तो आई बिलीव अब आपको ये समझ में आ गया कि इधर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इधर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x के जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी जिसके कारण LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू बराबर हो जाए। जैसे अभी हमको LHS क्या दिख रहा है, अभी हमको LHS 2x minus 5 दिख रहा है, अभी हमको RHS क्या दिख रहा है, RHS हमको 13 दिख रहा है। क्लियरली ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमको वेरिएबल भी दिख रहा है। अब उस वेरिएबल की जगह पे जब हम 9 रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बन जाता है 13 बन जाता है, और RHS भी मेरा पहले से ही 13 था, तो x का वैल्यू 9 रखने के कारण जब मेरा LHS और मेरा RHS जब दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, तब उस टाइम पे हम बोलते हैं कि x का वैल्यू 9 जो निकला है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब होता है x का ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसके कारण LHS और RHS बराबर हो। हाँ उज्जवल बोलिए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अभी एक्सप्लेन ही तो कर रहा था, उसके बीच में जो हैंड रेस की हो, मेरा एक्सप्लेनेशन ही तो चल रहा था। सर एक बार और थोड़ा बता दीजिएगा। बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के बीच में ही था, एक्सप्लेनेशन खत्म करके अगर मान लो अगले टॉपिक में जा रहा हूँ तो समझ में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एंड ये स्टूडेंट सिंपल सी चीज है, मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, उसके बीच में आप हैंड रेस करके दोबारा एक्सप्लेन करो। अगर मैं एक्सप्लेन करके अगले कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा तो समझ में आता है। पे फोकस हियर,
क्लियरली आप यहाँ पे फोकस लूज कर रहे हो, आप ये भी नहीं रियलाइज कर पा रहे हो कि मैं उसी को एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, उसी के बीच में हैंड रेस की हो। ध्यान यहां लगाओ, ये क्लियरली आपका लैक ऑफ फोकस था। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कोई अगर इक्वेशन बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमको अभी इक्वेशन में हमको एक वेरिएबल दिख रहा है, 2x - 5 = 13 में x वेरिएबल है। अब उस x के जगह पे हम ऐसा वैल्यू हमको रखना है ताकि मेरा LHS में भी वो अभी वेरिएबल हट जाए और LHS भी एक वैल्यू निकल कर है LHS का, और RHS में तो पहले से ही वैल्यू है, RHS में पहले से ही वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करें वो नहीं बताया है, मैं ये बता रहा हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि किसी ने x का वैल्यू 1 रखा है, तो जब कोई x का वैल्यू 1 रखेगा यहाँ पे, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 5, 2 × 1 - 5 हो गया -13, और मेरा RHS कितना हो जाएगा, RHS मेरा 13 होगा, ऑलरेडी 13 दिया हुआ है। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो क्या मेरा LHS और RHS दोनों सेम हो रहा था? x का वैल्यू 1 रखने से क्या मेरा LHS और RHS दोनों सेम हो रहा था? नहीं, LHS का वैल्यू मेरा -3 निकल कर आ रहा था, RHS मेरा पहले से ही 13 था, तो बराबर नहीं था। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो x का वैल्यू 1 सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर अपरामैया ने सॉल्व करके x का वैल्यू 9 बताया। जब x का वैल्यू 9 डालकर देखें तो देखें कि 2 × 9 हो गया 18, 18 - 5 हो गया 13, ठीक है, तो 13 लेफ्ट हैंड साइड और RHS भी 13। अब x का वैल्यू 9 रखने के कारण, क्योंकि मेरा LHS और RHS दोनों 13 हो रहा था, तो हम जाकर बोलेंगे कि x = 9 मेरा सॉल्यूशन होगा। अभी x का वैल्यू 9 कैसे निकला ये मैं अभी आपको बताऊंगा, x का वैल्यू 9 कैसे निकला ये अभी मैं बताऊंगा, बट पहले सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है ये मैं समझा रहा था, ठीक है। हाँ, क्या पूछना है आपको अमृत? सर हो गया, ब्लैक ब्लैक आ रहा था स्क्रीन पे। अच्छा, हाँ आदित्य कुमार, क्या पूछना है आपको? सर x का वैल्यू 9 ही कैसे मालूम होगा कि 9 ही होगा? वो मैं अभी बता रहा हूँ, वो तो बस ये मैं अभी सॉल्यूशन का मतलब समझ गया हूँ ना, कि x का यस वैल्यू सर। 9 पे LHS और RHS सेम हो रहा था। अब हम देखते हैं कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखते हैं कि वो कैसे निकालोगे। तो मानो कि हमारे पास था 2x - 5 = 13, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 हुआ कि ध्यान से सुनना सब कोई, और यही स्टेप फॉलो करोगे हमेशा सॉल्व होगा। स्टेप 1 है कीप वेरिएबल ऑन वन साइड, कीप वेरिएबल ऑन वन साइड एंड इक्वेशन सॉरी वेरिएबल को एक साइड रखो एंड कांस्टेंट को दूसरे साइड, कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। आप इनफैक्ट अगर और थोड़ा अच्छे से समझना है ऐसे लिख लो अपने बुक में, कीप वेरिएबल वाला टर्म हिंदी में लिख लो इसको, कीप वेरिएबल वाला टर्म ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट वाला टर्म ऑन द अदर साइड। तो अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है बताओ कोई, वेरिएबल वाला टर्म कौन सा अनय? 2x 2x, राइट। आदित्य यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है? आदित्य कुमार, कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है? सर 5 और -5 और 2। -5 और 2 कैसे? ये देखो ये वेरिएबल वाला टर्म है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब किसी टर्म में वेरिएबल नहीं दिखता है तभी तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं ना, यस ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेरिएबल वाला टर्म, यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म अगर ऐसे ही लिखो हिंदी में प्रॉपर, तो वेरिएबल वाला टर्म हो गया मेरा 2x, और अगर मैं देखूं कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है, कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है यहाँ पे,
तो कांस्टेंट वाला टर्म एक है -5 जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 13 और दूसरा है 13 जो कि RHS में दिख रहा है। तो स्टेप 1 मैंने आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि हम वेरिएबल वाला टर्म को एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट वाला टर्म सबको हम कहां भेजेंगे, दूसरे साइड में भेजेंगे। तो उस हिसाब से बताइए स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड भेजने 2x देता हूँ, -5 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा सर जब आप +5 में हो जाएगा। एग्जैक्टली वो +5 हो जाएगा, राइट। तो 2x का वैल्यू हो गया 13 + 5 18। ठीक है, ये मेरा स्टेप वन सबको समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखो स्टेप 1 के बाद, स्टेप 1 में हम वेरिएबल को एक साइड रखते हैं या कांस्टेंट को दूसरा साइड रखते हैं। स्टेप 2 और तो फाइनल x स्टेप, बाहर निकल जाएगा। अब ये स्टेप 2 क्या होगा, तो स्टेप 2 में keep the coefficient of x 1, keep the coefficient of x as 1। ठीक है, तो हमको x का कोफिशिएंट को क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। अभी मेरे को x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ keep the coefficient of x as 1 after step 1। एकदम अगर रॉ लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टेप 1 करने के बाद हमको जो भी मिला है, स्टेप 1 करने के बाद हमको जो भी मिला है उसमें हमारा जो वेरिएबल वाला टर्म है उसमें वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अभी हमारे को वेरिएबल के साथ क्या दिख रहा है, अभी हमको वेरिएबल के साथ दिख रहा है 2 मल्टीप्लाइड है, तो मुझे इस 2 को हटाना है, मुझे उस 2 को बनाना है 1। और मैं इस 2 को 1 कैसे बनाऊंगा, मैं इस 2 को 1 कैसे बनाऊंगा, सर 2 को ये 18 की तरफ ले जाएंगे डिवाइड करके, राइट। पूर्णिमा Yes. कैसे करेंगे हम लोग, x का कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे? सर 2x इज इक्वल टू 18 है तो x इज इक्वल टू 18/2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे x के साथ और कुछ नहीं चाहिए, तो x के साथ जो 2 दिख रहा है इसको कहने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 के नीचे आ जाएगा, तो ये 18 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और 18 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 9। 18 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू होता है 9। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? देख रहे हो बड़ा आसान है कि नहीं तरीका। पहला स्टेप क्या किया जाता है, पहला स्टेप में हम कांस्टेंट वाला टर्म को एक साइड रखते हैं, वेरिएबल वाला को एक साइड कर देते हैं। उसके बाद स्टेप 1 जब हो जाता है तो फिर देखते हैं कि क्या स्टेप 1 में वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा वेरिएबल था x के साथ लगा हुआ था 2। अब क्योंकि हमको इस 2 के जगह पे 1 चाहिए था तो हमने इस 2 को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18/2 का वैल्यू कितना हो गया, 18/2 का वैल्यू हो गया 1, सॉरी 18/2 का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, यहां से 18/2 का वैल्यू हो गया 9। उज्जवल आपका इंटरनेट का इशू है, उज्जवल आपका इंटरनेट का इशू है, वाईफाई से कनेक्टेड है, सबको आवाज सही से जा रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। एक और एग्जांपल लेता हूं, टेंशन मत लो कोई भी। एग्जांपल नंबर 2, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7x + 4 = 23। 7x + 4 = 23। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 बोलता है कि वेरिएबल वाला टर्म को एक साइड रखेंगे। ये मेरा वेरिएबल वाला टर्म है, इसको यहीं रहने देते हैं। ये मेरा कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 है तो उधर जाके बन जाएगा -4। तो यहां से मेरा 7x का वैल्यू कितना हो गया, 23 - 4 हो गया 19। 23 - 4 हो गया 19। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि स्टेप 1 के बाद, ये मेरा स्टेप 1 का सॉल्यूशन था। स्टेप 1 के बाद जो मेरा x का कोफिशिएंट है उसको बनाना है 1। अभी x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 7, तो ये 7 को हटाना है। तो 7 को हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 19/7। ठीक है ना। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया।
व्हाट हैपेंड अनय? और किस किस को दिक्कत हो रही है? हैंड रेस करो। अपना मैं पूछूं, क्या पूछना आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर 23 माइनस 4 सर 19 आएगा कि सर -19? 23 माइनस 4, 23 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 19 आएगा ना? यस सर बड़ा है। तो सर उसको जब 7 से सर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी तो सर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा, हाँ तो बिल्कुल। सर वो लिख सकते हैं सर हाँ इक्वेशन हाँ में? हाँ, फ्रैक्शन आप अभी इस चैप्टर में आपको मिलेगा ऐसा केसेस भी। ठीक ओके है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। और किसी के डाउट है? क्या क्या डाउट है पूछिए जल्दी जल्दी। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है कि जो भी दिया हुआ इक्वेशन, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को दूसरा साइड करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, सीधा साधा आंसर निकल कर आ जाएगा। और किसी को डाउट है? हैंड रेस करिए जल्दी। ग्रेट। आगे एक एग्जांपल फिर आपके लिए लिखता हूं, आप मुझे बताओगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप लोग सॉल्व करके बताओगे। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 26, ये कैलकुलेट करके बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, -5x, ये लेट्स से -5y प्लस 15 इज इक्वल टू -20, ये कैलकुलेट करके बताओ। जी शुभम, पूछिए, क्या पूछना आपको? सर फर्स्ट का आंसर आ गया सर, वही बताना है। चैट में बताओ, आंसर चैट में बताओ। ठीक है, कोई डाउट है तो वो हैंड रेस करके पूछेंगे। आप अभी आंसर बता दोगे तो सबको वही पता चल जाएगा। और जो लोग ये दोनों कर लेंगे उनके लिए अगला क्वेश्चन। सब कोई पार्टिसिपेट कीजिए स्टूडेंट्स, सब कोई पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, तो आई कैन सी कि लगभग 19 बच्चों ने अभी आंसर का रिप्लाई किया है। वेरी गुड। शुभम, कोई क्या पूछना है पूछिए। सर मैंने रिप्लाई सर मैं ही है। क्या? ओके चलो मैं बताता हूं आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 33/3 11। इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 11। इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 7। इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 7। अब बताओ इसमें से किसको दिक्कत हुआ? हैंड रेस करो। किसका आंसर अलग आया? हैंड रेस करो, मैं फिर समझाता हूं। कौशिक जी, कौशिक कहां पे गलती हुई है आपसे? सर मेरा सर 11 जो सर आप x इज इक्वल टू 11 लिखे हैं ना हाँ सर, उधर सर हमको वही सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप बताओ कौशिक, यहाँ पे हम सॉल्व करने के टाइम पे क्या करेंगे? ये कांस्टेंट को हम दूसरे साइड भेजेंगे। यस सर। तो -7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +7। तो ये कितना हो गया? 26 + 7 33। 33। अब 3x का वैल्यू 33 हुआ है। अगर ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 क्या कहता है कौशिक? सर स्टेप 2 कहता है कि सर उसको डिवाइड करेंगे सर 33 और 30। हाँ 33। यस सर। अब 33/3 कितना हुआ? 11। यस सर। वहीं से आ गया आंसर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई
आयुष जी, आयुष बोलिए। क्या पूछना है आयुष, क्लियर है? सर बोल रहे हैं एक बार समझा दे। आवाज एकदम ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट का इशू लग रहा है, फिर से बोलो। सर एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार और समझा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार और समझाने का मतलब है कि आपको प्रोसेस नहीं क्लियर है और आपका इंटरनेट बहुत वीक है, इसीलिए आपको मेरी आवाज ठीक से शायद नहीं जा रही होगी। थोड़ा इसको भी देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 कहता है कि कांस्टेंट वाला टर्म को एक साइड रखेंगे और वेरिएबल वाला टर्म को एक साइड रखेंगे। तो ये मेरा जो टर्म दिख रहा है -7, इसको मैंने सोचा कि मैं इसको राइट साइड भेज देता हूँ, क्योंकि राइट साइड में पहले से एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ये दूसरा कांस्टेंट वहां चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरा राइट साइड में खाली कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा और लेफ्ट साइड में खाली वेरिएबल वाला टर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखा कि 26, अब -7 को जब इधर भेजेंगे तो बनेगा +7, तो 26 + 7 कितना हो गया? वो हो गया 33। तो 3x का वैल्यू 33 निकला। ये मेरा स्टेप 1 हुआ, ठीक है, ये मेरा होता है स्टेप 1। स्टेप 2 कहता है कि स्टेप 1 करने के बाद हमको स्टेप 2 में x का कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई था, तो हम इस 3 को भेज देते हैं राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड जब भेजते हो ना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 33 के नीचे आ जाएगा। और जब हम 33 को डिवाइड करेंगे 3 से, जब हम 33 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 11 आएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से 11 आता है, इसलिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, आई थिंक कौशिक आपको भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। सेकंड वाला भी अगर देखोगे, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म था +15, तो +15 को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, +15 को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा? वहां जाकर बनेगा वो -15। और अब आप ये -20 -15 करोगे तो ये बनेगा -35। कैसे? माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 20 + 15 आएगा, तो माइनस बाहर है, अब 20 + 15 का बन गया 35। फिर -y, अब हमको चाहिए y का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अभी y के साथ हमको क्या दिख रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई होते हुए? y के साथ हमको -5 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम -5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम -5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो अब ये 35 के नीचे, तो माइनस माइनस कहने के लिए इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो कट गया, फिर क्या बचा यहाँ पे? 35/5 बचा। 35/5 देखोगे तो 7 5 35 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, अभी क्या पूछना आपको? सर -5 = के उधर जाएगा तो फिर +5 नहीं होगा? नहीं, जब आप देखो ये सिंपल सा अगेन क्लास 7th के ऊपर की चीज है, जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चीज को दूसरे जगह भेजते हैं ना तो साइन चेंज होता है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर है? क्लास 7 की चीज है ये प्रॉपर। यस सर। और ये थर्ड वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक लाइन टर्म देता हूं। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है, राइट साइड में भी वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है। तो इधर क्या करेंगे हम? मान लो कि हम डिसाइड करते हैं कि हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और कांस्टेंट को राइट साइड भेजेंगे। अगर हमने डिसाइड किया कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो उस हिसाब से जब हम 5x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, जब हम 5x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा -5x। और जब आप ये +7 को राइट हैंड साइड भेजोगे, +7 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो वो बन जाएगा -7। ठीक है,
तो 3x माइनस 5x कितना बन गया? ये बन गया माइनस 2x। 3x माइनस 5x क्या हो गया? ये हो गया माइनस 2x। और 17 माइनस 7 कितना हो गया? तो 17 माइनस 7 हो गया 10। 17 माइनस 7 हो गया 10। तो फाइनली ये मेरा स्टेप 1 हो गया सॉल्व। क्योंकि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के एक साइड में वेरिएबल को लाते हैं, वेरिएबल वाला टर्म को, और इक्वेशन के दूसरे साइड में हम लाते हैं कांस्टेंट वाला टर्म को। अनय, आपको कैमरा ऑन करके अपना बाल देखने की क्या जरूरत है? बार बार सबको कह रहा हूं कि आप अपना कैमरा ऑन मत कीजिए, अपना खुद का बेइज्जती करवा रहे हो। क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट्स को भी दिख रहा है कि अचानक कोई स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन कर रहा है और अपने बालों पे हाथ फेर रहा है। बेवकूफी है ना ये। नेक्स्ट, ये स्टेप 1 सॉल्व हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है, x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है उसको आप 1 बनाओगे, या x का कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। तो अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसके नीचे आ जाता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसके नीचे आ जाता है। तो 10 डिवाइडेड बाई -2। अब जब आप 10 डिवाइडेड बाई -2 करते हो तो एक ही माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, और 10 डिवाइडेड बाई 2 बन जाता है 5। ठीक है, तो जाकर ये बनता है -5। तो ये जाकर बनता है -5। ठीक है, सत्यम मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप पूछ लीजिए क्या पूछना है आपको। कौन सा आंसर रॉन्ग है? आप अनम्यूट करके बताओ। अच्छा, आपका आंसर रॉन्ग था। ठीक है, तो आई बिलीव आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक बार आपके एनसीईआरटी पे चलते हैं। अब आपको देखते हैं कि एनसीईआरटी का हमने कितना चीज कवर कर लिया। तो ये एनसीईआरटी है, इसका स्टार्टिंग पे ये सब खत्म है। ये देख रहे हो ना, ये लिखा क्या है? सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर इक्वेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आपका ये होमवर्क होगा, एक्सरसाइज 2.1, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगली चीज, इनफैक्ट अगर आप चाहो तो एक दो क्वेश्चन यहीं पे ट्राई कर सकते हो। चलो सब कोई इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ट्राई करो अभी, ट्राई नाउ। मैं ये एनसीईआरटी वाली फाइल भेज दूंगा, और प्लस में अवंती के, आपके पास अवंती की बुक पड़ी हुई है ना, तो मैं अवंती के बुक से भी आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, हाँ जी शुभम पूछिए। सर आप इस सर यही पूछ रहे सर, आप इस भेज देंगे सर, यही पूछना था। क्या चीज? सर पूछना था कि सर ये आप भेजेंगे क्या? हाँ यही पता सर। ये भेज दूंगा। तो नयन का आंसर आ चुका है। वेरी गुड नयन। नयन अब थोड़ा सा चेक कर लो, आंसर गलत है आपका। आर्यन आंसर गलत है।
अभिराज वेरी गुड, आपका आंसर सही है। आर्यन आंसर गलत है। शुभम, पायल, आदित्य कुमार, अनय, आपका आंसर सही है। सिद्धि थोड़ी सी गलती है बस। शुभम कुमार वेरी गुड, सही आंसर। चलो मैं इसको आप सॉल्यूशन करता हूं। तो यहाँ पे जो +1 है इसको हम राइट साइड भेजेंगे, राइट, इसको हम राइट साइड भेजेंगे। तो +1 उधर जाके बनेगा -1। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15, एलसीएम हो जाएगा 15 और ये बन जाएगा 7 - 15। उसके बाद वो 7 - 15 हो गया -8, -8 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप करने के लिए हमको क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, 1/3 है, तो इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8/15 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये जो नीचे 3 है उधर जाके ऊपर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला चीज नीचे आ जाता है और नीचे वाला चीज ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये इसको कैंसिल करेगा 5 और फाइनली हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू -8/5। फाइनली हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सबको देखो कहां पे आपसे गलती हो रही है, क्योंकि इसका आंसर होगा -8 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपको ये लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप -1 जो +1 था उस +1 को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड में। कौन सा वाला, ये वाला +1 को भेजेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो उधर -1 हो जाएगा। फिर आप लोगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 15 का, एलसीएम आएगा 15 का। फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 7 - 15। ठीक है, फिर ये बनेगा 7 - 15, तो 7 - 15 हो गया -8, तो ये हो गया मेरा -8/15। ठीक है, ये हो गया -8/15। अब मेरे को x निकालना था, x का कोफिशिएंट को 1 करेंगे तो उसके लिए जो 3 दिख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये। और फिर देखो यहाँ पे ये 3 दिख रहा है आपको, कॉपी में नोट करो साथ ही साथ। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, 3 × 5 = 15 होता है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 5। 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 5 और वहीं से मेरे पास फाइनल आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाई 5। यहीं से मेरे पास फाइनल आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाई 5। सो आई होप हर एक स्टूडेंट को अपनी गलती पता चल गई होगी यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट वो बताया। फिर ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है 2x - 3, एग्जांपल है 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। मैंने आप लोगों को क्या टेक्निक बताई है, मैंने बताया हुआ है कि वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को दूसरे साइड भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब ये +x जो राइट हैंड साइड का x है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड का x को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब इस 3 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो -3 है, -3 जब राइट में जाएगा तो +3 बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि 2x माइनस एक्स हमारा कितना हो गया, 2x माइनस एक्स मेरा यहाँ पे x ही है, 2x माइनस एक्स मेरा यहाँ पे x ही है, और 2 + 3 यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 3 यहाँ पे हो गया 5, 2 + 3 हो गया यहाँ पे 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है ये चीज? किन किन को दिक्कत है हैंड रेज करो। हाँ, अब देखो होमवर्क वगैरह ना मैंने आज जितना पढ़ाया है, मैंने आपको आज ये जो टेक्निक दिखाई है ना जहां से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 2.3 एक्सरसाइज देखो, आप करोगे 2.3 और आप करोगे 2.1। 2.2 में ना स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना है। ये आज हमने नहीं किया है। हमने क्या सीखा, हमने कि एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका जो होमवर्क होगा, आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, आज की क्लास में सीखा यह है कि इफ how to solve a given linear equation, how to solve a given linear equation। अगर एक लीनियर इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के दिन में, ठीक है। इसके बेसिस पे होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.1 and exercise 2.3 from NCERT। 2.1 and 2.3 from NCERT ये आपका होमवर्क रहने वाला है, और ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं, बस इतना। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में आपको इस तरीके का इक्वेशन बना बनाया मिलेगा, आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हर एक क्वेश्चन में 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, जहां पे हम वेरिएबल को एक साइड में करते हैं, कांस्टेंट को दूसरा साइड में करते हैं। ये मेरा हमेशा पहला स्टेप होता है, ठीक है। और हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, तो हमारा दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप को सॉल्व करने के बाद दूसरा स्टेप में हम x का कोफिशिएंट को बस 1 बनाते हैं। हाँ सत्यम, होमवर्क का पीडीएफ भेज दूंगा, एनसीईआरटी का पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और ये जो जितनी चीजें अभी मैंने स्क्रीन पे लिखी है इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर गाइस, इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू एवरीवन, कंप्लीट कीजिएगा होमवर्क, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। यस तरुण बताइए। सर कल सुबह में बंद रहेगा? हाँ कल सुबह में बंद रहेगा। ओके।